बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है एंड दिस इज़ द पार्ट 4 वीडियो ऑन नर्व इम्पल्स। तो आज जो है हम रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिफ्रैक्टरी पीरियड होता क्या है। तो हमें पता है कि जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है। अब दो एक्शन पोटेंशियल के बीच में जो वक्फा होता है ना, जो स्पेस होता है, जो गैप होता है, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है। तो इसे मैं दोबारा से यहाँ पे समझाऊं। सो देखिए यहाँ पे पहले थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट। ठीक है। तो पहले यहाँ तक थी, फिर डीपोलराइजेशन जैसे हुई तो ग्राफ ऊपर गया। ठीक है। फिर रीपोलराइजेशन के नतीजे में ग्राफ नीचे गया और हाइपरपोलराइजेशन के नतीजे में ग्राफ थोड़ा सा और नीचे गया। और फिर जैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आई, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जैसे ही अचीव हुई तो हमारा ग्राफ फिर से सीधा हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोबारा से डीपोलराइजेशन होगी जिसकी वजह से ग्राफ यूं ऊपर जाएगा, डीपोलराइजेशन होगी। उसके बाद फिर से डीपोलराइजेशन, फिर से हाइपरपोलराइजेशन और फिर से दोबारा से रेस्टिंग स्टेज, फिर से डीपोलराइजेशन, फिर से रीपोलराइजेशन, फिर से हाइपरपोलराइजेशन, फिर से रेस्टिंग स्टेज। अब ये वाला एक्शन पोटेंशियल और ये वाला एक्शन पोटेंशियल, इन दोनों एक्शन पोटेंशियल के बीच में जो वक्फा होता है, जो गैप होता है, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है। सो द रिफ्रैक्टरी फेज, देखिए रिफ्रैक्टरी फेज कह लें या रिफ्रैक्टरी पीरियड कह लें, बात एक ही है। इट इज अ ब्रीफ पीरियड आफ्टर द सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। ठीक है। नर्व इम्पल्स, देखिए नर्व इम्पल्स में आपको समझा दूं कि ये जो आप देख रहे हो ना, बेसिकली नर्व जो है, नर्व इम्पल्स जो है वो अलोंग द एक्सॉन जो है वो ट्रैवल करती है। ठीक है। पहले डेंड्राइट्स में ट्रैवल करती है, फिर एक्सॉन में और उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल में। तो यहाँ पे यूं जो नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रैवल करती है, उससे यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखाया गया है। तो सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है एक्सॉन का, सबसे पहले क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल के नतीजे में डीपोलराइजेशन। ठीक है। फिर यही वाला जो पोर्शन है डीपोलराइजेशन के बाद क्या होगा, रीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन के बाद क्या होगा, इसी पार्ट में हाइपरपोलराइजेशन और दोबारा से रेस्टिंग कंडीशन जो है न्यूरॉन की वो अचीव हो जाएगी। ठीक है। तो एक चीज मैं नर्व इम्पल्स के बारे में आपको यहीं पर ही बता दूं कि नर्व इम्पल्स का ट्रैवल करना यानी कि डीपोलराइजेशन का ट्रैवल करना। ठीक है। देखिए याद रखिए, डीपोलराइजेशन का ट्रैवल करना, इट इज द नर्व इम्पल्स। ठीक है। देखिए यहाँ पे इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं, पहले डीपोलराइजेशन यहाँ पे थी, फिर डीपोलराइजेशन यहाँ आ गई है और उसके बाद डीपोलराइजेशन यहाँ आ गई है। यानी कि डीपोलराइजेशन आगे की तरफ बढ़ रही है, आगे की तरफ ट्रैवल कर रही है। तो डीपोलराइजेशन का आगे की तरफ ट्रैवल करना यही नर्व इम्पल्स होता है। ठीक है। नर्व इम्पल्स क्या होता है, नर्व इम्पल्स इट इज बेसिकली ट्रैवलिंग ऑफ डीपोलराइजेशन फॉरवर्ड। ठीक है। यानी कि डीपोलराइजेशन आगे की तरफ बढ़ रही है, इसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। ठीक है। सो इट इज अ ब्रीफ पीरियड आफ्टर द सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। तो बेसिकली दो एक्शन पोटेंशियल के बीच में जो वक्फा होता है, जो पीरियड होता है, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। During this period, the membrane prepare itself for the conduction of the second impulse after restoring the original resting state। देखिए, तो ये जो वक्फा होता है ना दो एक्शन पोटेंशियल के बीच में, इस वक्फे में क्या होता है कि जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है, ये वाला, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन है एंड दिस इज द सोडियम पोटेशियम पंप। तो इस रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होता है कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा अंदर पड़े हुए सोडियम आयन को अंदर से बाहर की तरफ लेके आता है और बाहर पड़े हुए पोटेशियम आयन को बाहर से अंदर की तरफ लेके आता है, ताकि दोबारा से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जो कि -70 मिलीवोल्ट है वो अचीव हो सके। ठीक है। तो इस स्टेट में ये होता है। ओके। ताकि देखिए ये चीज भी आपने जहन में रखनी है। अब ऐसा नहीं है कि एक बार डीपोलराइजेशन हो गई तो रीपोलराइजेशन ना हो, नहीं, एक बार डीपोलराइजेशन हुई है तो डीपोलराइजेशन के बाद एनी हाउ रीपोलराइजेशन होगी और रीपोलराइजेशन के बाद एनी हाउ हाइपरपोलराइजेशन होगी और हाइपरपोलराइजेशन के बाद जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो अचीव हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि डीपोलराइजेशन से डायरेक्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो अचीव हो जाए, ऐसा नहीं होता। तमाम स्टेप्स जो है ना वो फॉलो एनी हाउ होने होते हैं। ठीक है। सो तो बेसिकली इस पीरियड में क्या होता है, इस रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होता है कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो ज्यादा से ज्यादा सोडियम आयन को बाहर से अंदर की तरफ लेके आता है और पोटेशियम आयन को सॉरी
सोडियम आयन को अंदर से बाहर की तरफ लेके आता है और पोटेशियम आयन को बाहर से अंदर की तरफ लेके आता है, ताकि दोबारा से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो अचीव हो सके। ठीक है, और एक बार रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो जाती है ना, उसके बाद ही डीपोलराइजेशन होनी होती है। ठीक है, उसके बाद ही डीपोलराइजेशन होगी जैसे ही न्यूरॉन जो है वो किसी स्टिमुलस को रिसीव करेगा। ठीक है, एक बार रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली जो वैल्यू है वो अचीव हो जाएगी, उसके बाद जैसे ही न्यूरॉन किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करेगा तो दोबारा से डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी, फिर रीपोलराइजेशन, फिर हाइपरपोलराइजेशन, और फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो अचीव हो जाएगी। ठीक है, इस पीरियड में क्या होता है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो अचीव होनी होती है। ठीक है, ताकि दोबारा से अगर न्यूरॉन जो है किसी स्टिमुलस को रिसीव करे, ताकि दोबारा से डीपोलराइजेशन जो है वो स्टार्ट हो। ठीक है, अब ये वक्फा कितना होता है, ये रिफ्रैक्टरी पीरियड का वक्फा कितना होता है, टाइम कितना होता है, ओनली 2 मिलीसेकंड। ठीक है, ये चीज आपने जहन में रखनी है, ये एंट्री टेस्ट में आपका सवाल आ सकता है कि भाई रिफ्रैक्टरी पीरियड कितना होता है, दैट इज 2 मिलीसेकंड। ड्यूरिंग दिस द सोडियम एटीपी ड्रिवन पंप, ठीक है, सोडियम एटीपी ड्रिवन पंप यानी कि सोडियम पोटेशियम, ठीक है, इसका दूसरा नाम अलाउज रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोडियम इन पोटेशियम आयन। ठीक है, तो देखिए आपने अगर मेरी पिछली वाली जो वीडियोस देखी हुई है तो आपको पता होगा कि डीपोलराइजेशन के नतीजे में क्या होता है, सोडियम आयन बाहर से की तरफ आते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अंदर जो है वो पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है, और रीपोलराइजेशन के नतीजे में जो पोटेशियम आयन है वो अंदर से बाहर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से दोबारा से नेगेटिविटी जो है ना बाहर वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, सॉरी अंदर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, दोबारा से नेगेटिविटी अंदर क्रिएट हो जाती है। डीपोलराइजेशन के नतीजे में अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट हुई और रीपोलराइजेशन के नतीजे में अंदर नेगेटिविटी क्रिएट हुई। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है ये क्या करेगा कि बाहर पड़े हुए सोडियम आयंस जो हैं, बाहर पड़े हुए पोटेशियम आयंस जो हैं इनको बाहर से अंदर की तरफ लेके आएगा, और अंदर पड़े हुए सोडियम आयंस जो हैं इन्हें अंदर से बाहर की तरफ लेके आएगा। ठीक है, ताकि दोबारा से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली स्टेट है वो अचीव हो जाए। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम एटीपी पंप, ठीक है, यानी कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप ड्रिवन बाय यूजिंग एटीपी। ठीक है, सो देखिए इसका सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप एटीपेस इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज इसको एटीपी की जरूरत है, और ये एटीपी को तोड़ के जो एनर्जी हासिल करता है उसी एनर्जी के थ्रू ही ये सोडियम को अंदर से बाहर की तरफ लेके आएगा और पोटेशियम को बाहर से अंदर की तरफ लेके आएगा, यानी कि ये एटीपी के बगैर काम नहीं कर पाता। ओके, helps to restore the resting membrane state for the conduction of the second nerve impulse in response to the other stimulus। मैं आपको बता चुका हूं कि ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्या करता है कि अंदर पड़े हुए सोडियम को बाहर ले आता है और बाहर पड़े हुए पोटेशियम को अंदर ले आता है, ताकि दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली जो स्टेट है वो अचीव हो जाए, ताकि अगर दोबारा से वो न्यूरॉन जो है किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करे, ताकि दूसरी जो नर्व इम्पल्स है ना वो जनरेट हो सके। ओके, जिसमें डीपोलराइजेशन आ जाएगी, रीपोलराइजेशन आ जाएगी, हाइपरपोलराइजेशन आ जाएगी। ठीक है, so it causes the movement of ions both against the concentration gradient। ठीक है, सो देखिए अब ये चीज जो है ये आपको थोड़ी सी समझने की जरूरत है, तो इसको मैं जरा यहाँ पे समझाता हूँ। अब देखिए दो लफ्ज जो है ना वो आपने समझने हैं, एक है विथ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, Cg यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और दूसरा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, Cg यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब सपोज कीजिए कि ये एक दीवार है एक किस्म की, ठीक है, और ये है एरिया नंबर 1, ठीक है, एंड दिस इज द एरिया नंबर 2। ओके, और एरिया नंबर 2 पे सपोज कीजिए कि 10 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और एरिया नंबर 1 पे सिर्फ और सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। अब विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स जो है अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, यानी कि एरिया नंबर 2 से एरिया नंबर 1 की तरफ जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऐसी एरिया जहां पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं वो वाले मॉलिक्यूल्स उस एरिया को छोड़ के उस एरिया के पास जाएंगे जहां पे उनकी कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, तो ऐसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं अपनी लोअर कंसंट्रेशन से अपनी हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करें, यानी कि एरिया नंबर 1 से एरिया नंबर 2 की तरफ मूव करें, तो उसे हम कहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है इट कॉजेज द मूवमेंट्स ऑफ आयन बोथ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसे मैं आपको इस वाली डायग्राम से समझाता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि डिपोलराइजेशन भी हो गई, रिपोलराइजेशन भी हो गई, अब यहाँ पे रिफ्रैक्टरी पीरियड आ गया है। और रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होना होता है कि ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, इसका काम ये होता है कि बाहर पड़े हुए पोटेशियम आयन को अंदर ले आना और अंदर पड़े हुए सोडियम आयन को बाहर ले आना। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होती है, हद से ज़्यादा होती है। फिर भले चाहे डिपोलराइजेशन ही क्यों ना हो जाए, फिर भी यहाँ पे सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो हद से ज़्यादा होती है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। और अंदर जो है सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है, फिर भले चाहे डिपोलराइजेशन ही क्यों ना हो जाए। अंदर पड़े हुए सोडियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बाहर पड़े हुए सोडियम आयन की कंसंट्रेशन जो है उससे कम होती है। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्या करता है, अंदर पड़े हुए सोडियम आयन को अंदर से बाहर की तरफ लेके आता है। बाहर यानी कि सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा है, तो और अंदर जो है सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम है, फिर भले चाहे डिपोलराइजेशन ही क्यों ना हो जाए, तो क्या हो रहा है, आयंस जो है वो अपनी लोअर कंसंट्रेशन से अपनी हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। सो दिस इज द अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सिमिलरली अंदर पड़े हुए जो पोटेशियम आयंस हैं, इनकी कंसंट्रेशन हद से ज्यादा होती है इनसाइड द साइटोप्लाज्म एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम होती है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म में हद से ज्यादा होती है। फिर भले चाहे रिपोलराइजेशन ही क्यों ना हो जाए, पोटेशियम आयन रिपोलराइजेशन के नतीजे में बाहर ही क्यों ना चले जाएं, उसके बावजूद भी रिपोलराइजेशन के बाद भी पोटेशियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो साइटोप्लाज्म में हद से ज्यादा होती है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होगा कि ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है बाहर पड़े हुए पोटेशियम आयन को बाहर से अंदर की तरफ लेके आएगा। ठीक है, देखिए अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है लेकिन बाहर कम है, फिर भले चाहे रिपोलराइजेशन ही क्यों ना हो जाए, तो देखिए आयंस जो है दोबारा से अपनी लोअर कंसंट्रेशन से अपनी हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड द अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ आयन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। For every two potassium ions that move inside the cell, 3 sodium ions are transported outside। ठीक है, ये चीज भी आपने जहन में रखनी है कि सोडियम पोटेशियम पंप का क्या काम होता है। सोडियम पोटेशियम पंप का काम ये होता है कि बाहर पड़े हुए एक एट ए टाइम बाहर पड़े हुए दो पोटेशियम आयन को बाहर से अंदर ले आना, और अंदर पड़े हुए 3 सोडियम आयन को, ये एक सोडियम आयन है, सपोज ये दूसरा है ये, और ये तीसरा है, तो एट ए टाइम 3 सोडियम आयन को अंदर से बाहर की तरफ ले आना, और एट ए टाइम 2 पोटेशियम आयन को बाहर से अंदर की तरफ ले आना। ठीक है, ये काम होता है हमारे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप का। ठीक है, सो this process requires ATP because the movement of ion is moving against the concentration gradient of both ion। ठीक है, सो देखिए सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप का काम ही यही होता है कि आयन को मूव करवाना अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हम मूव कर रहे हैं, यानी कि आयंस जो हैं अपनी उस जगह से उस जगह मूव कर रहे हैं जहां पे उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसके लिए हमें बेसिकली एटीपी चाहिए होती है, सोडियम पोटेशियम पंप को एटीपी चाहिए होती है, ताकि वो बाहर पड़े हुए 2 पोटेशियम आयन को बाहर से अंदर ले आए और अंदर पड़े हुए 3 सोडियम आयंस को अंदर से बाहर की तरफ ले आए। ठीक है, सो नाउ वी हैव द हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन में आपको पिछली वाली वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि रीपोलराइजेशन के बाद क्या होता है कि जो पोटेशियम आयंस जो हैं वो एक्सेसिवली रीपोलराइजेशन के बावजूद भी, रीपोलराइजेशन के बाद भी ये जो पोटेशियम आयंस हैं वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अंदर और ज्यादा नेगेटिविटी जो है वो क्रिएट हो जाती है। देखिए नेगेटिविटी क्यों क्रिएट हो रही है, बिकॉज जो पोटेशियम आयन है ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, अब ये बाहर चले जा रही है, यानी कि पॉजिटिविटी बाहर जा रही है, पॉजिटिविटी बाहर जाएगी तो अंदर क्या क्रिएट होगी, नेगेटिविटी। ठीक है, तो हाइपरपोलराइजेशन के नतीजे में क्या होता है कि जो वैल्यू है वो -70 से -90 की तरफ पहुंच जाती है। देखिए ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू which is -70, और हाइपरपोलराइजेशन में आप देखते हैं ग्राफ और नीचे जा रहा है अप टू -80 वोल्ट। तो हाइपरपोलराइजेशन में क्या होता है कि जो पोटेशियम आयंस जो है ना वो
हद से ज्यादा बाहर चले जाते हैं, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ रिपोलराइजेशन कॉजेज एन ओवरशूट इन द पोटेंशियल ऑफ द सेल, ठीक है। तो रिपोलराइजेशन के बाद क्या होता है, रिपोलराइजेशन में हमें पता है कि जो पोटेशियम आयन है वो अंदर से बाहर की तरफ चले जाते हैं। हाइपरपोलराइजेशन में और ठीक है, रिपोलराइजेशन के बावजूद भी जो पोटेशियम आयन जो साइटोप्लाज्म में मौजूद है, साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन, वहां से फिर वो चले जाएंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, ठीक है। So the potassium ions continue to move out through potassium channels or chloride influx through the chloride ion channels. Therefore, the resting potential is exceed and the new cell potential becomes more negative than the resting membrane potential. ठीक है। तो बेसिकली हाइपरपोलराइजेशन में क्या होता है कि जो पोटेशियम आयन्स हैं वो रिपोलराइजेशन के बावजूद भी, रिपोलराइजेशन के बाद भी वो कंटिन्यूअसली बाहर मूव करते चले जाते हैं, ठीक है। कैसे मूव करेंगे, जो पोटेशियम पंप है, सॉरी जो पोटेशियम चैनल है, ये जो पोटेशियम चैनल है उनके थ्रू वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करते चले जाएंगे, ठीक है। एक तो हाइपरपोलराइजेशन में ये होता है। हाइपरपोलराइजेशन में ऐसा भी होता है कि जो बाहर पड़े हुए क्लोराइड आयन्स हैं वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करें, ठीक है। तो इसे मैं आपको यहाँ पे फिर से समझाऊं तो मैं इसे ब्लैक से बनाता हूँ, ठीक है। ये ग्रीन से बना हुआ हमारा पोटेशियम चैनल है और इसे मैं ब्लैक से बनाता हूँ, ये ब्लैक से बना हुआ ये है हमारा क्लोराइड आयन चैनल, ये है हमारा क्लोराइड चैनल, ठीक है। और ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है यहाँ पे क्लोराइड आयंस जो है ना ये भी मौजूद है। ये एक क्लोराइड आयन हो गया, ये दूसरा क्लोराइड आयन हो गया, ठीक है। सो बेसिकली हाइपरपोलराइजेशन में क्या होता है कि पोटेशियम आयंस जो है वो हद से ज्यादा बाहर चले जाते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि जो क्लोराइड आयंस हैं वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करें। देखिए इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, अंदर नेगेटिविटी क्रिएट होती है। कैसे? बिकॉज जैसे कि हमें पता है हाइपरपोलराइजेशन में या तो पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे, अब पोटेशियम आयन चूंकि पॉजिटिवली चार्ज हैं, अब पॉजिटिव आयन बाहर जाएंगे तो अंदर नेगेटिविटी क्रिएट होगी, ठीक है। सिमिलरली जो क्लोराइड आयन है ये नेगेटिवली चार्ज है, अगर ये अंदर आएंगे तो अंदर क्या होगी, अंदर फिर से नेगेटिविटी क्रिएट होगी। क्यों नेगेटिविटी क्रिएट होगी? बिकॉज ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली नेगेटिवली चार्ज है। तो क्या होता है कि जो हाइपरपोलराइजेशन में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली वैल्यू होती है जो कि -70 मिलीवोल्ट होती है, उससे भी जो वैल्यू है वो नीचे गिर जाती है अप टू -90 मिलीवोल्ट, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -70 मिलीवोल्ट से -75 मिलीवोल्ट तक होती है, ठीक है। So the resting potential is ultimately re-established by the closing of all voltage gated ion channels and the activity of the sodium potassium ion pump, ठीक है। सो देखिए हाइपरपोलराइजेशन के बाद क्या होता है, हाइपरपोलराइजेशन के बाद बेसिकली क्या नाम है, जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है अब उसका काम जो है वो शुरू हो जाता है। जैसे हाइपरपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाती है तब ये पोटेशियम आयन भी क्लोज हो जाता है, सोडियम आयन भी क्लोज हो जाता है और यहाँ पे पड़ा हुआ जो क्लोराइड आयन है वो भी क्लोज हो जाता है। अब सिर्फ और सिर्फ ओपन होगा, सिर्फ और सिर्फ काम करेगा हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। और इसका काम क्या होता है, बाहर पड़े हुए 2 पोटेशियम आयन को बाहर से अंदर की तरफ ले आना और अंदर पड़े हुए 3 सोडियम आयन को अंदर से बाहर की तरफ ले आना, ताकि दोबारा से -70 मिलीवोल्ट वाली पोटेंशियल जो है मेम्ब्रेन की वो अचीव हो जाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्टरी पीरियड इन हाइपरपोलराइजेशन। तो अब एक छोटा सा टॉपिक जो है वो रह गया है, उसे हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। सो नाउ वी हैव द वेलोसिटीज ऑफ द नर्व इम्पल्स, ठीक है। यानी कि नर्व इम्पल्स की वेलोसिटी कितनी होती है, यानी कि जो नर्व इम्पल्स ट्रैवल कर रही है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो ये जो नर्व इम्पल्स आगे की तरफ ट्रैवल कर रही है इसकी स्पीड कितनी होती है, ठीक है। तो अब इसकी स्पीड जो है वो वेरी करती है फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन। सो द एक्शन पोटेंशियल मस्ट ट्रेवल रैपिडली। देखिए जो एक्शन पोटेंशियल होता है ये रैपिडली जो है वो होता है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल यानी कि डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, ये जो पूरा प्रोसेस है ना ये बहुत रैपिडली होता है। Animals have evolved two ways to increase the velocity of the nerve impulse, ठीक है। सो देखिए नर्व इम्पल्स की जो वेलोसिटी है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज द डायमीटर ऑफ द एक्सोन, ठीक है। एक्सोन हमें पता है जो बड़ी डंडी होती है न्यूरॉन की उसे हम कहते हैं एक्सोन। तो एक्सोन का जो डायमीटर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब ये डायमीटर जितना बड़ा होगा, सपोज कि ये डायमीटर इतना बड़ा हो गया है तो नर्व इम्पल्स की जो स्पीड है ना वो उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि सपोज कीजिए ये जो न्यूरॉन है इसका एक्सोन जो है वो इसकी जो एक्सोन का जो डायमीटर है वो कम है, तो यहाँ पे जो नर्व इम्पल्स है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल करेगी और यहाँ पे जो नर्व इम्पल्स है इस वाले न्यूरॉन की जिसकी जो
डायामीटर है एक्सोन का वो बड़ा है, तो इस न्यूरॉन में जो नर्व इम्पल्स है वो जल्दी से ट्रेवल करेगी, ठीक है। So the velocity of conduction is greater if the diameter of axon is larger or if the axon is myelinated, ठीक है। ये चीज भी आपने ज़हन में रखनी है। velocity of the nerve impulse दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज द diameter of the axon, diameter जितना ज्यादा होगा axon का, nerve impulse उतनी ही तेजी से ट्रेवल करेगा। सेकंड इज द माइलिनेशन, यानी कि माइलिन शीथ का प्रेजेंट होना, ठीक है। इसे मैं आपको इस वाली डायग्राम में ही समझा देता हूँ। सो दिस इज द एक्सोन, ये एक्सोन है, और यहाँ पे ये जो आप प्लास्टिक कलर के जो देख रहे हो, दीज आर द माइलिन शीथ, ठीक है। दीज आर द माइलिन शीथ, ठीक है। ये क्या है? ये माइलिन शीथ है। अब ऐसे न्यूरॉन्स जिनकी एक्सोन पे माइलिन शीथ होते हैं उन्हें हम कहते हैं माइलिनेटेड एक्सोन, ठीक है। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के लिए या माइलिनेटेड एक्सोन के लिए। और ऐसे न्यूरॉन जहां पे माइलिन शीथ मौजूद नहीं होती, जैसे इस वाले न्यूरॉन में, इस वाले एक्सोन में, तो उन्हें हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सोन या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। तो ऐसे एक्सोन जहां पे माइलिन शीथ नहीं होती उन्हें हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सोन, या उन्हें हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन भी कह सकते हैं। और ऐसे एक्सोन नर्व फाइबर के जिनके पास माइलिनेशन होती है, यानी कि माइलिन शीथ होती है, उन्हें हम कहते हैं माइलिनेटेड एक्सोन या माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। तो जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं वहां पे जो नर्व इंपल्स की जो स्पीड होती है वो डिक्रीज होती है, लेकिन ऐसे न्यूरॉन जिनके पास माइलिन शीथ होता है वहां पे जो नर्व इम्पल्स की जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। सो इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ एन एक्सोन इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। सो देखिए, डायमीटर जितना बड़ा होगा तो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है ना वो उतनी ज्यादा कम होगी। रेजिस्टेंस, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस हम कहते हैं रुकावट को। सो देखिए, सपोज कीजिए, इसे मैं दोबारा से यहाँ पे समझाऊं, इसे मैं जरा क्लीन करूं। सो सपोज कीजिए दिस इज द एक्सोन, ठीक है। ये एक्सोन है, ये एक ऐसा एक्सोन है जिसका जो डायमीटर है वो कम है, और ये एक ऐसा एक्सोन है जिसका जो डायमीटर है वो ज्यादा है, ठीक है। अब ऐसा एक्सोन जिसका डायमीटर कम है, इसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगी ना वो ज्यादा होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज्यादा होना का मतलब ये है कि जो नर्व इम्पल्स है उसको ज्यादा रेजिस्टेंस जो है उसका मुकाबला करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। और ऐसा न्यूरॉन, ऐसा एक्सोन जिसका डायमीटर बड़ा है, उसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो जो नर्व इम्पल्स यहाँ पे ट्रेवल करेगी उसको रेजिस्टेंस का इतना सामना नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो फास्टरली ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एक्सोन ऑफ अ न्यूरॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये बड़ा है, ये ज्यादा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये कम है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, ठीक है। सो अब दोबारा से आ जाए हम अपने टॉपिक पे। सो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एक्सोन ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। सो लार्जर डायामीटर एक्सोन हैव लेस रेजिस्टेंस टू नर्व इम्पल्स, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। डायामीटर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, जिसकी वजह से वो नर्व इम्पल्स जो है वो उतनी ज्यादा फास्टरली ट्रेवल करेगी, ठीक है। सो देखिए, जो थिन एक्सोन्स होते हैं, ठीक है, ऐसे एक्सोन जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है तो वहां पे जो नर्व फाइबर की नर्व इम्पल्स की जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, अराउंड सेवरल सेंटीमीटर पर सेकंड। लेकिन ऐसे एक्सोन जिनका जो डायमीटर है वो बड़ा होता है, जिन्हें हम कहते हैं जायंट एक्सोन, ठीक है। जायंट एक्सोन यानी कि ऐसे एक्सोन जिनका डायमीटर जो है वो बड़ा है, तो वहां पे जो नर्व इम्पल्स की जो स्पीड होगी डेट इज अराउंड 100 मीटर पर सेकेंड, ओके। So the myelinated axon conduct impulses more rapidly than the unmyelinated axon because the action potential is in myelinated neurons are only produced at nodes of Ranvier, ठीक है। So basically मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो myelinated axon से वहाँ पे जो nerve impulse की जो speed है वो ज़्यादा होती है, और unmyelinated neuron जो है, unmyelinated axon जो है वहाँ पे nerve impulse की जो speed है वो कम होती है, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि नोड ऑफ रनवियर क्या होता है। तो इसे मैं ज़रा दोबारा से क्लीन करूं, तो नोड ऑफ रनवियर हम कहते हैं कि सपोज दिस इज वन माइलिन शीथ एंड दिस इज अनदर माइलिन शीथ। तो दो माइलिन शीथ के बीच में ये जो पार्ट है ना एक्सोन का, इसे हम कहते हैं नोड ऑफ रनवियर, NOR, नोड ऑफ रनवियर, ठीक है। ये नोड ऑफ रनवियर है, ये भी हमारा नोड ऑफ रनवियर है, ठीक है।
ठीक है, तो इन एरियाज को बेसिकली हम कहते हैं नोड ऑफ रनवियर। अब होता क्या है, अब ये वाला जो एक्सोन है जहां पे माइलिनेशन है ही नहीं, यानी कि माइलिन शीथ है ही नहीं, तो अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन, ये जो पूरी एक्सोन की जो लेंथ है, यहाँ पे डीपोलराइजेशन होगी, फिर रिपोलराइजेशन, फिर हाइपरपोलराइजेशन, फिर ऐसे चलते 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 यहाँ पे बेसिकली देर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो माइलिनेटेड एक्सोन है, जो नोड ऑफ रनवियर वाले पोर्शन है ना, सिर्फ यहाँ पे डीपोलराइजेशन होगी, रिपोलराइजेशन होगी, हाइपरपोलराइजेशन होगी, और उसके बाद ये जो नर्व इम्पल्स है वो यहाँ से यहाँ जंप मारेगी, यहाँ से यहाँ जंप मारेगी, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये जो दूसरा नोड ऑफ रनवियर है, फिर यहाँ पे डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, और उसके बाद दोबारा से जो नर्व इम्पल्स है वो यहाँ से यहाँ जंप मारेगी। ठीक है, जंप मारने के बाद ये वाला जो एरिया है, अब फिर यहाँ पे डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन होगी। ठीक है, तो देखिए परेशान मत होइए, ये इजी है, आपको समझ में आ जाएंगे। सो myelinated axon conduct impulses more rapidly than unmyelinated axons। ठीक है, myelinated axon फाइबर जो है वहां पे नर्व इंपल्स की जो स्पीड बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अनमाइलिनेटेड एक्सोन। ठीक है, बिकॉज माइलिनेटेड एक्सोन्स जो है वहां पे एक्शन पोटेंशियल जो है, यानी कि डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन सिर्फ और सिर्फ नोड्स ऑफ रनवियर पे ही होता है। ठीक है, नोड्स ऑफ रनवियर क्या है, स्मॉल गैप्स बिटवीन द सक्सेसिव शिवान सेल्स। ठीक है, शिवान सेल्स के लिए या माइलिन शीथ के लिए, बिकॉज ये जो माइलिन शीथ है यहाँ पे शिवान सेल्स भी होते हैं। Also extracellular fluid is in contact with the axon membrane only at the nodes। ठीक है, सो देखिए, तो इसे मैं जरा दोबारा से क्लीन करूं, ये जो नोड्स ऑफ रनवियर है ना, इसके ऊपर यहाँ पे पड़े हुए जो सोडियम आयंस होंगे वही डीपोलराइजेशन के नतीजे में बाहर से अंदर की तरफ मूव होंगे, और अंदर पड़े हुए जो पोटेशियम आयन है ये रिपोलराइजेशन के नतीजे में अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सिमिलरली फिर यहाँ पे पड़े हुए जो सोडियम आयन है यहाँ पे इस वाले नोड ऑफ रनवियर पे, ये बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे इन रिस्पॉन्स टू डीपोलराइजेशन, और अंदर पड़े हुए पोटेशियम आयंस जो है रिपोलराइजेशन के नतीजे में अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे। ओके, सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज इन कांटेक्ट विद द एक्सोन मेम्ब्रेन ओनली एट द नोड्स ऑफ रनवियर। ठीक है, यानी कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जहां पे जो सोडियम आयंस हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ नोड्स ऑफ रनवियर वाले पोर्शन पे ही मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मौजूद होंगे, लेकिन यहाँ पे सोडियम आयंस जो है ये अंदर नहीं जा पाएंगे। अंदर क्यों नहीं जा पाएंगे, बिकॉज ऑफ द माइलिन शीथ, और ये माइलिन शीथ जो है ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। So that the flow of ions between the inside and outside of the axon can occur only at these region, यानी कि जो नोड्स ऑफ रनवियर हैं सिर्फ उसी रीजन पे जो सोडियम आयंस हैं वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे, और जो पोटेशियम आयन है ये अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे। एंड द एक्शन पोटेंशियल डज नॉट प्रोपागेट ओवर द लेंथ ऑफ द एक्सोन। ठीक है, जो माइलिनेटेड एक्सोन फाइबर्स होते हैं, अब ऐसा नहीं है कि नर्व इंपल्स यहाँ से यूं ट्रेवल करेगी और फिर यूं ऐसे चलती चली जाएगी, नहीं, ऐसे नहीं होता। नर्व इंपल्स जो है वो ऐसे जंप मारती है इस नोड ऑफ रनवियर से इस नोड ऑफ रनवियर पे, फिर इस नोड ऑफ रनवियर से इस नोड ऑफ रनवियर पे, फिर इस नोड ऑफ रनवियर से इस नोड ऑफ रनवियर पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा टाइम जो है वो बच जाता है। टाइम मतलब जो नर्व इंपल्स की जो स्पीड है वो तेज हो जाती है, बिकॉज एक्शन पोटेंशियल को यहाँ पे नहीं होना होता। ठीक है, जो माइलिन शील्ड वाला एरिया है यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल नहीं होती, बस नर्व इंपल्स जो है ये से जंप मारती मारती आगे चली जाती है, जिसकी वजह से जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो ये जो कंडक्शन है ना, कि जो नर्व इंपल्स इस नोड ऑफ रनवियर से इस नोड ऑफ रनवियर पे जंप मार रही है, तो इसे हम कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, इसे हम कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन, जिसकी वजह से जो नर्व इंपल्स है वो फास्टरली ट्रैवल करती है। ठीक है, और कुछ न्यूरॉन्स, कुछ ऐसे न्यूरॉन्स जो कि माइलिनेटेड, जिनके पास माइलिनेटेड एक्सोन है, उनमें जो नर्व इंपल्स की जो स्पीड है डेट इज अप टू 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो साल्टेटरी कंडक्शन में क्या होता है कि जो नर्व इंपल्स है वो जंप मारती है फ्रॉम वन नोड ऑफ रनवियर टू अनदर नोड ऑफ रनवियर।